हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ दीपक खंडेलवाल। वेलकम यू टू आकाश यूट्यूब हिंदी चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे जे एडवांस 2020 मैथ्स का डिस्कशन और ये आपकी जे एडवांस प्रिपरेशन के बहुत हेल्पफुल होगा। तो लेट्स स्टार्ट, हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर वन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें रूट्स दे रखे हैं ए और बी। तो ए और बी रूट्स हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन से कितना आ जाएगा, वो आएगा -20। एंड इसी एक्सप्रेशन के लिए अगर ए बी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे तो कितना आएगा यहाँ से -2020। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो दे रखा है सी एंड डी आर रूट्स ऑफ सेकंड इक्वेशन, सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी प्लस डी कितना आएगा यहाँ से 20 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा 2020। अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट होगा ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। राइट, अब इसी चीज को अगर हम सिंप्लीफाई करें और टर्म्स क्लोज करें कि ए स्क्वायर की दोनों टर्म एक साथ क्लब कर लें और बी स्क्वायर की दोनों टर्म्स एक साथ क्लब कर लें, तो ये दोनों टर्म एक साथ रखें अगर हम, तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस डी माइनस सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। इसको और सिंप्लीफाई करें अगर हम लोग तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इंटू सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd इंटू ए प्लस बी। अब इस एक्सप्रेशन में सारी वैल्यूज हमें यहाँ से पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। सारी वैल्यूज हमें पता है, ए प्लस बी पता है हमें, प्रोडक्ट रूट्स ए बी भी पता है हमें, यहाँ सी प्लस डी सम ऑफ रूट्स भी पता है, सी प्लस डी का स्क्वायर सी प्लस डी की वैल्यू पता है, सी डी एंड ए प्लस बी सबकी वैल्यूज पता है। जब हम ये सब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिंप्लीफाई हो क्या आएगा वो 16,000 एंड दिस इज द राइट आंसर। राइट, अगर हम यहाँ बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लेवल का था। आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में सिंपली मल्टीप्लिकेशन एंड सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स का इस्तेमाल किया गया है। एक्सप्रेशन को जो सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज करना है, तो एक एडवांस का ये सिंपल क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया और बहुत करेक्ट भी किया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एफ एक्स इक्वल टू गिवन मॉड एक्स एक्स माइनस साइन एक्स। और अगर आप ऑप्शन देखें तो यहाँ हमें दे रखा है कि चेक करना है 1 और ऑन टू फंक्शन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ मॉड एक्स दे रखा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो एक्सप्रेशन ब्रेक करेंगे, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक्स लेस देन 0। जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड एक्स कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव, तो एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर होगा माइनस एक्स एक्स माइनस साइन एक्स। और हम यहाँ से और जज कर सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो किस तरह का फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है। एफ एक्स ऐसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। एफ एक्स को जब हमने पॉजिटिव ओपन किया, एक्स पॉजिटिव ओपन किया तो आएगा एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अगर हम सिंपली पहले एक्स पॉजिटिव की बात करते हैं तो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स। अगर हमें सबसे पहले 1 चेक करना है तो हमने क्या डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आया 2x माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। नाउ इसको लिख सकते हैं हम x माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स माइनस साइन, एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स माइनस साइन एक्स। अगर हमें x पॉजिटिव दे रखा है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है और ये एक्सप्रेशन भी ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि x ग्रेटर देन साइन x हमेशा होता है। तो अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो यहां से हम क्या जज कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स कैसा फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन है, तो एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर एक्स पॉजिटिव एंड ऑल्सो कि ये ऑड फंक्शन भी है, तो हम कह सकते हैं कि अगर मेरा सपोज एफ एक्स इस तरह से चल रहा है, क्योंकि एक्स वैल्यू 0 पर वैल्यू कितनी दे रहा है, 0 दे रहा है फंक्शन, तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है। सिमिलरली ऑड फंक्शन तो ये सिमेट्रिक ग्राफ अबाउट ओरिजिन हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारी कवर हो रही है, प्लस ये इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, तो आंसर विल बी बोथ 1 एंड ऑन टू। आई थिंक सबको समझ में आ गया। ठीक है, इसको एक चीज और देख सकते हैं हम लोग, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो एफ एक्स अगर एक्स पॉजिटिव देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर एक्स और एक्स माइनस साइन एक्स,
एक्स फंक्शन भी इंक्रीजिंग है और एक्स माइनस साइन एक्स फंक्शन भी इंक्रीजिंग, आप सिंपली डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा, ओवरऑल इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है और ऑन टू है, ऑड फंक्शन है। एफ एक्स इंक्रीजिंग और ऑड फंक्शन है। फॉर एक्स पॉजिटिव तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर एफ एक्स जी एक्स दे रखे हैं हमें और निकालना है मुझे एरिया बाउंडेड कहाँ पर, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले एफ एक्स या मॉड दे रखा है, तो पहले मुझे मॉड को ब्रेक करना पड़ेगा जिससे हम एफ एक्स को फाइंड आउट कर सकें। तो एफ एक्स को जब हम लिखेंगे तो आप देख रहे हैं कि मॉड कहाँ पर आ रहा है, 1 पर, तो 1 पर ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक बनेगा x लेस देन 1। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की बात करें तो यहाँ पर फंक्शन मेरा क्रिएट होगा e रेज़ पावर x माइनस 1 माइनस e रेज़ पावर 1 माइनस x। फॉर x लेस देन 1 दोनों फंक्शंस यहाँ e रेज़ पावर x माइनस 1 बनेगा और यहाँ पर भी क्या बनेगा, e रेज़ पावर 1 x माइनस 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। gx में सेम एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले अगर बात करें fx की, तो fx लेस देन 1 के लिए 0 है, तो gx और fx का कोई इंटरसेक्शन यहाँ पर नहीं है। एंड इफेक्टिवली बात करें तो gx तो हमेशा fx से ज़्यादा ही बना रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें फॉर x ग्रेटर देन 1 तो दोनों एक्सप्रेशन इंटरसेक्शन हो रहे होंगे, दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो हमने लिखा gx इक्वल टू fx, gx हाफ e रेज़ टू पावर x माइनस 1 प्लस e रेज़ टू पावर 1 माइनस x। fx फॉर x ग्रेटर देन 1 क्या दे रखा है, e रेज़ टू पावर x माइनस 1 माइनस e रेज़ टू पावर 1 माइनस x। ये हम लिख रहे हैं फॉर x ग्रेटर देन 1 क्योंकि इंटरसेक्शन सिर्फ x ग्रेटर देन 1 में ही पॉसिबल है। नाउ अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बनेगा 3/2 e रेज़ टू पावर 1 माइनस x। इसको उधर भेजेंगे तो बनेगा 1/2 e रेज़ टू पावर x माइनस 1। यहाँ से अगर हम बात करें 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉग ले लें तो बनेगा ln ऑफ 3 प्लस 1 माइनस x इक्वल टू x माइनस 1। क्योंकि 3 इंटू ई रेज़ पावर 1 माइनस x जब यहाँ पर लॉग लेंगे तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो log 3 log ऑफ ई रेज़ पावर 1 माइनस x क्या बनेगा, 1 माइनस x और इक्वल टू log ऑफ ई रेज़ पावर x माइनस 1 बनेगा x माइनस 1। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो log ऑफ 3 प्लस 2 इक्वल टू 2x एंड यहाँ से x इक्वल टू आएगा हमारे पास 1 प्लस ln ऑफ रूट 3। तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना। अगर हम दोनों ग्राफ की बात करें और यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि जो gx है वो मिनिमम वैल्यू कहाँ पर क्रिएट करेगा, जब x इक्वल टू 1 होगा। कैसे, क्योंकि कौन सी फॉर्मेट है ये, t प्लस 1/t फॉर्मेट है, t प्लस 1/t फॉर्मेट। t प्लस 1/t मिनिमम कहाँ आता है, जब x इक्वल टू 1 हो, मतलब हमारा टर्म 1 बन जाए। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर वैल्यू क्या देगा, ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो नाउ हम ग्राफ बनाते हैं और फिर एरिया बाउंडेड की बात करते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू 1। तो अगर हम बात करें पहले fx के कर्व की, fx की बात करें तो हमें देखा है कि fx जब लेस देन 1 होगा तो 0 बना रहेगा और x ग्रेटर देन 1 के लिए एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों है, आप डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। तो ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर तो सारा क्या बना 0 और इसके बाद वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ अब ये किसका ग्राफ है, fx। gx की अगर बात करें तो gx हमने देखा x इक्वल टू 1 पर वो मिनिमम देगा और फिर उसके आगे जाके वो इंटरसेक्ट होगा सिंपली। और यहाँ पे बात करें जब x इक्वल टू 0 होगा तो वैल्यू क्या आएगी, e प्लस 1/e और हाफ। तो यहाँ पर हमारे पास 0 पर कुछ वैल्यू आएगी जो 1 से बड़ी है, ग्राफ बनाया मिनिमम और फिर वो फंक्शन इंक्रीजिंग यहाँ कट करेगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, x इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ रूट 3, x इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ रूट 3। तो हमें ये सिंपली ये बाउंडेड फंक्शन हमारा, ये हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा gx ग्राफ है। तो हम देख सकते हैं एरिया बाउंडेड फाइंड आउट करना है तो हम कैसे लिखेंगे एक्सप्रेशन, एरिया इक्वल टू 0 to 1, 0 to 1 में सिंपली हमें gx इंटीग्रेट करना है, gx dx प्लस जब 1 से आगे देखेंगे तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो 0 to 1 की जब बात 1 से इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे तो 1 से लॉग ऑफ 1 से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 1 से 1 प्लस लॉग रूट 3। तो मुझे सिंपली क्या लिखना है, gx माइनस fx इंटू dx।
हमने देखा कि जी एक्स फंक्शन सिंपली ई रेज़ पावर एक्स माइनस वन ग्राफ एक्सपोनेंशियल कर्व है, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। सिमिलरली ई रेज़ पावर वन माइनस एक्स भी इजीली इंटीग्रेबल है। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स की बात करेंगे तो वो भी इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 माइनस रूट थ्री इंटू हाफ ई माइनस ई रेज़ पावर माइनस वन। दैट विल बी द फर्स्ट ऑप्शन, राइट। तो ये एक लेंथी क्वेश्चन था और आप देख सकते हैं कि ये कम से कम इसकी बात करें कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन पार्ट इज बिट लेंथी बट इजी टू सॉल्व, राइट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आप देखें यहाँ पे सबसे पहले मुझे गिवन है एक पैराबोला इक्वेशन गिवन है और एक इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है। इससे बोला कि P एक इंटरसेक्शन P पॉइंट लेटेस्ट रेक्टम एंड पॉइंट ऑफ पैराबोला, तो P हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विच इज a, 2a। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी रखे लैम्डा, तो पॉइंट क्या हो जाएगा a लैम्डा, 2 लैम्डा। P पॉइंट हो जाएगा लैम्डा, 2 लैम्डा। नाउ अब दे रखे है कि टेंजेंट टू द पैराबोला एंड इलिप्स एट द पॉइंट P आर परपेंडिकुलर। अगर हमारे पास इलिप्स, सपोज हमारा इलिप्स है और ये हमारा पैराबोला है, यहाँ पर एक दूसरे की टेंजेंट परपेंडिकुलर है। एक दूसरे की टेंजेंट कैसी है परपेंडिकुलर, इसका मतलब यहाँ पर दोनों कर्व कैसे ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल तो दोनों की टेंजेंट का स्लोप वो कितना होना चाहिए प्रोडक्ट -1। तो उस पर बात करते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स, यहाँ पे अगर स्लोप dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करें, dy बाई डी एक्स फॉर दिस कर्व, कर्व 1 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 लैम्डा बाई वाई। पॉइंट कितना है लैम्डा, 2 लैम्डा, इसको बाद में यूज कर लेंगे हम। लेट सपोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज y1। सिमिलरली फॉर इलिप्स की बात करें हम, इलिप्स की बात करें तो इलिप्स की जो स्लोप की बात करें तो हमारे पास इलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे डिफरेंशिएशन स्लोप जब निकालेंगे तो कितना आएगा y डैश इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर x1 बाई y1। अगर हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है x1, y1, तो ये हमारे पास इलिप्स की स्लोप आ गई। हमने देखा कि दोनों कर्व ऑर्थोगोनल, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -1। हमने देखा कि स्लोप ऑफ पैराबोला कितना है 2 लैम्डा डिवाइड बाई y1। m1 m2 क्या करना है हमें -1, क्योंकि दोनों कर्व कैसे ऑर्थोगोनल। तो पहले की स्लोप हमने पुट करी 2 लैम्डा बाई y1, इसकी स्लोप रखी माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर x1 बाई y1 एंड दिस इक्वल टू -1। आप देख सकते हैं ये बना 2 लैम्डा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और x1 डिवाइड बाई y1 स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2 लैम्डा x1 डिवाइड बाई 4 लैम्डा x1, क्योंकि हमें पता है कि x1, y1 जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है विच इज लैम्डा, 2 लैम्डा, वो हमारे पैराबोला को भी सेटिस्फाई करेगा। तो पैराबोला को सेटिस्फाई करे तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा x1। जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर इक्वल टू 1, बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो हमने यहाँ देखा कि अगर पैराबोला और इलिप्स ऑर्थोगोनल कर्व है तो इट इज ऑलवेज बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर आएगा। और एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी हमें। एसेंट्रिसिटी की बात करें तो फॉर्मूला होगा √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और √1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। जब ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर रखेंगे तो ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि एसेंट्रिसिटी नेगेटिव आ जाएगी। तो इससे पता चलता है कि किस तरह का होगा, वो वर्टिकल होगा। तो 1 माइनस 1/2, तो एसेंट्रिसिटी बिकम 1/√2, एसेंट्रिसिटी बिकम 1/2। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर C1 एंड C2 आर 2 कॉइन बायस्ड कॉइन्स। तो यहाँ पर हमें दोनों की हेड आने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग दे रखी है। अगर हम बात करें कॉइन 1 में हेड आने की प्रोबेबिलिटी की बात करें फॉर कॉइन 1 तो इट इज इक्वल टू 2/3। फॉर कॉइन 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड वो दे रखा है 1/3। क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि 2 बार टॉस किया हमने, टॉस ट्वाइस। तो अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर व्हेन C1 इज टॉस ट्वाइस।
सिमिलरली बीटा भी क्या है, कितनी बार हेड आता है अगर कॉइन 2 को 2 बार टॉस करता है। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल होने के लिए क्या जरूरी है, डी 0 होना चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 4 बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अल्फा की वैल्यू से नंबर ऑफ हेड्स, जब हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया तो नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं, कॉइन को 2 बार टॉस किया तो या तो 0 बार आएगा या 1 बार आएगा या फिर 2 बार आएगा। सिमिलरली फॉर बीटा हेड आने के कितने चांसेस हो सकते हैं, या तो 0 या 1 या फिर 2। तो हमें यहाँ से ये पता है कि अल्फा की वैल्यू 0, 1 या 2 में होगा। सिमिलरली बीटा की वैल्यू भी 0, 1 या फिर 2 हो सकती है, बट ये वाला एक्सप्रेशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हम केसेस बना के देखते हैं कि कौन सी वैल्यूज इनमें से इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगी। सपोज अल्फा को 0 रखा हमने तो बीटा भी कितना आ गया, 0। अल्फा को 1 रखते हैं तो बीटा कितना आएगा, 1/4 विच इज नॉट वैलिड। अल्फा को 2 रखा तो बीटा कितना आ सकता है, 1। और अल्फा को 2 से ज्यादा रख ही नहीं सकते क्योंकि अल्फा की वैल्यू ज्यादा 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या फिर 2 हो सकती है। तो हमने देखा कि यहाँ पे सिंपली 2 केस बनेंगे, जब अल्फा 0 हो बीटा 0 हो, या फिर जब अल्फा 2 और बीटा 1 हो। चलिए एक एक केस को सॉल्व कर लेते हैं। पहला एक्सप्रेशन जब अल्फा 0 बीटा 0, इस केस के लिए हमने देखा अल्फा 0 का मतलब क्या, अल्फा 0 का मतलब है कि एक बार भी हेड कॉइन 1 को टॉस करने पर नहीं आ रहा। तो पहली बार भी हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/3। सेकेंड टाइम भी हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। ये तो बात होगी कॉइन 1 के लिए। कॉइन 2 में भी हेड नहीं आ रहा, इसका मतलब वहां पर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हेड आने की 1/3, तो हेड नहीं आने की कितनी होगी, 2/3। सिमिलरली 2/3। अब सेकंड केस की बात करते हैं, जब अल्फा 2 हो और बीटा 1। अल्फा 2 का मतलब क्या है कि जब हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया, दोनों बार क्या आ गया, हेड आ गया। तो पहली बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3। दूसरी बार भी कितनी है, 2/3, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। दूसरा बीटा 1 आना चाहिए। बीटा 1 मतलब कि बीटा को मतलब कॉइन 2 को जब टॉस कर रहे हैं 2 बार, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, एक बार ही आ सकता है। अब यहाँ केसेस 2 बनेंगे, या तो पहले हेड आए और फिर टेल आए, या फिर टेल और फिर हेड आए। तो यहाँ पे इसलिए हमें ट्वाइस करना पड़ेगा, क्योंकि कौन सी पोजीशन पर आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली जब हमने देखा ट्वाइस कर दिया तो पहली बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, और फिर टेल आने की 2/3। इन दोनों केसेस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, विच विल कम 20/81। ठीक है, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था जो आपको थोड़ा थॉट के साथ सॉल्व करना था। तो मॉडरेट क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा थॉट प्रोसेस पढ़ना है और क्वेश्चन की लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट थी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर एक सेट दे रखा है, एक रीजन दे रखा है जहां पे और रेक्टेंगल्स की बात करी गई है जो इन दो चीजों से बना है। एक्स मूव कर रहा है 0 to π/2 एंड वाई मूव कर रहा है 0 to 2 sin 2x, मतलब कि एक पॉइंट मूव कर रहा है 2 sin 2x कर्व के ऊपर। हमें बताना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज मैक्सिमम पेरीमीटर। मैक्सिमम पेरीमीटर, तो हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला बनाकर उसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, और जिस एक्स की वैल्यूज पर आ रहा है तो उस पॉइंट पर हमें एरिया फाइंड आउट करना है। राइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल लेस देन 2 sin 2x, तो y इक्वल टू 2 sin 2x का ग्राफ बनाएंगे और x मुझे गिवन है 0 से π/2। तो जब मैं x 0 से π/2 यूज करेंगे तो कहाँ तक जाएगा, वो एंगल पाई तक मूव करेगा। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, 2 sin 2x का कुछ इस तरह से बनेगा, ये 0 होगा और ये π/2। अब यहाँ पे मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि वन साइड किस पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो ये हमारी वन साइड एक्स एक्सिस पर है। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज x1 एंड दिस पॉइंट इज x2। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा, 2 sin 2x1। ये पॉइंट क्या जाएगा, 2 sin 2x2। लेकिन हमें पता है कि दोनों हाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहां से हम सिंपली सॉल्व करेंगे पहले कि रिलेशन बिटवीन x1 और x2 क्या है। तो 2 sin 2x1 इक्वल टू 2 sin 2x2। इट विल बिकम 2x1 इक्वल टू, लिख सकते हैं हम पाई माइनस 2x2। तो हम लिख सकते हैं x2 इक्वल टू π/2 माइनस x1। हमने अभी एक्सप्रेशन निकाला कि x2 और x1 में रिलेशन आ गया कि x2 कितना होगा, π/2 माइनस x1। ना अब हम वापस से कर्व देखते हैं और पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं, पैरामीटर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कर्व इस तरह से था, ये हमारा x है, अगर ये x है तो हमने देखा अभी π/2 माइनस x हो जाएगा। हाइट तो हमें पता है ये 2 sin 2x हो जाएगी। तो जब मैं पैरामीटर एक्सप्रेशन लिखूंगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस हाइट। तो यहाँ पर लेंथ कितनी हो जाएगी, π/2 माइनस 2x
हाइट कितनी हो जाएगी प्लस 2 sin 2x, ये आ गया पेरीमीटर। अब मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो वी नीड टू डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक सिंगल वेरिएबल है x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमने देखा ये तो हो गया 0 माइनस 2 sin 2x से डिफरेंशिएशन 4 cos 2x। तो जब मैक्सिमाइज करना है तो डी बाई डी एक्स कितना हो गया 0, 0 देखे हमने देखा cos 2x कितना आ गया हाफ, तो यहाँ से x कितना आ गया पाई बाई 6। एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 वैल्यू पर हमारे पास मैक्सिमा भी हो सकता है मिनिमा भी हो सकता है। तो हमने कैसे चेक किया, फिर डबल डिफरेंशिएशन किया डी2p बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा माइनस 8 sin 2x, और वो इस वैल्यू पर कैसा आ रहा है पाई बाई 6 में हमेशा नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा मैक्सिमा। मैक्सिमा तो सिंपली अब हमें एरिया फाइंड आउट करना और इस वैल्यू को पुट करना है। तो एरिया का एक्सप्रेशन क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, तो पाई बाई 2 माइनस 2x और इंटू 2 sin 2x, और यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करनी है पाई बाई 6। तो एरिया जो सॉल्व क्या आएगा पाई बाई 2√3, विच विल बी आवर आंसर, पाई बाई 2√3। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है, बहुत ब्यूटीफुली क्वेश्चन बनाया गया है। तो सबसे पहले हम fx के एक्सप्रेशन को लिखते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ओवरऑल x माइनस 1 कॉमन लेने पर हमारे पास बचेगा एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अब हमें यहाँ पे एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या रखा है जी एक्स कंटिन्यूस गिवन है और हमें बताना है, चेक करना है कि एफ एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 और नॉट। तो जैसा कि हमें जी एक्स क्या दे रखा है कंटिन्यूस दे रखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जी ऑफ 1 प्लस इक्वल टू जी ऑफ 1 माइनस और इक्वल टू जी ऑफ 1। नाउ वी हैव टू चेक कि एफ ऑफ जी इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो एफ इंटू जी प्रोडक्ट कहाँ चेक करना 1 पर, तो पहले हमने 1 प्लस की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना स्टार्ट किया। तो इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच इंटू जी ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1 और डिवाइड बाई एच। जब हम एफ ऑफ 1 प्लस एच रखेंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में जब 1 प्लस एच पुट करेंगे तो क्या बनेगा एच, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, दिस एक्सप्रेशन विल बिकम एच इंटू 1 प्लस एच का होल स्क्वायर इन प्लस साइन ऑफ 1 प्लस एच। जी ऑफ 1 प्लस एच के बारे में कुछ गिवन नहीं है, एफ ऑफ 1 विल बिकम 0 अपॉन एच, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम दोनों को सेपरेट करें तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 1 प्लस एच, इसलिए लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 जी ऑफ 1 प्लस एच। तो ये तो एक कांस्टेंट बन गया 1 प्लस साइन ऑफ 1 इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 जी ऑफ 1 प्लस एच, दिस इज आर एच डी। अगर सिमिलरली हम एल एच डी निकालें, सेम तरह से अगर हम लोग एल एच डी निकालें तो एफ ऑफ जी डैश 1 माइनस एक्सप्रेशन अगर बात करें तो एच जे क्या प्लेस हो जाएगा माइनस एच। तो फाइनली जब हम एक्सप्रेशन देखेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस साइन 1 इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 जी ऑफ 1 माइनस, ये हमारे पास आ गया एल एच डी द सेम वे। अगर हम बात करें अब दोनों एक्सप्रेशन की बात करें तो दोनों एक्सप्रेशन सेम कब होंगे, जब जी ऑफ 1 प्लस एच और जी ऑफ 1 माइनस एच इन दोनों की लिमिट क्या होगी सेम होगी, और वो लिमिट सेम है क्यों, क्योंकि हमें गिवन है कि यहाँ पर मुझे जी ऑफ 1 फर्स्ट ऑप्शन में गिवन था कि जी एक्स ऐसा फंक्शन है कंटिन्यूस है, तो 1 पर दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जी इज डिफरेंशिएबल, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, f of g is differentiable at x equal to 1 then g is continuous at x equal to 1। क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं, नहीं, उसने बोला है कि f of g डिफरेंशिएबल, दोनों एक्सप्रेशन क्या है सेम है। दोनों एक्सप्रेशन सेम होने से हम ये जरूर कह सकते हैं कि g ऑफ 1 प्लस और g ऑफ 1 माइनस दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, बट हम g ऑफ 1 के बारे में कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते क्या ये तीनों चीजें बराबर होगी, तो इसलिए हम ये कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि g वहां पर कंटिन्यूस होगा। सी ऑप्शन जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 देन एफ ऑफ जी डिफरेंशिएबल, डेफिनेटली कंटिन्यूस के लिए है तो डिफरेंशिएबल तो डेफिनेटली हो जाएगा, एंड कंटिन्यूस के बारे में नहीं बता सकते तो फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, जी डिफरेंशिएबल के बारे में भी हम नहीं कह सकते। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें अगर हम लोग, हमें गिवन है एम इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एम।
एडजॉइंट ऑफ एम का एक फॉर्मूला होता है, उससे आंसर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एम, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ एम इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एन माइनस टू इंटू एम। अब यहाँ एन जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो कितना 3/3, तो इट विल बिकम डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एम। दोनों तरफ अगर डिटर्मिनेंट ले तो डिटर्मिनेंट कितनी बार बाहर आएगा, 3 बार, डिटर्मिनेंट एम टाइम्स क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एम। तो यहाँ से सिंपली हम बात करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ m की पावर 5 इक्वल टू 1 विच इज बिकम डिटर्मिनेंट ऑफ m इज, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बात करें अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन 1 में डिटर्मिनेंट m की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास कितना आएगा m इनवर्स इक्वल टू m, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं i इक्वल टू m स्क्वायर, तो ये भी करेक्ट होगा। नाउ मूव ऑन टू m इक्वल टू आई, डेफिनेटली हमेशा ट्रू नहीं, m स्क्वायर इक्वल टू आई बोल सकते हैं बट m इक्वल टू आई उससे हमेशा आएगा ही नहीं, ये हम नहीं कह सकते। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की। हमें पता है कि m इंटू एडजॉइंट ऑफ m वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू आई, या फिर हम बोल सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ m, क्योंकि डिटर्मिनेंट m कितना है 1 है, तो यहाँ पे m का इन्वर्स भी ले लिया हमने, तो एडजॉइंट ऑफ m किसके इक्वल हो जाएगा m इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ m का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा m रेज टू पावर -2, और डेफिनेटली अगर मैं इस एक्सप्रेशन से बात करूं तो m रेज टू पावर -2 कितना हो जाएगा i, तो फोर्थ ऑप्शन विल आल्सो बी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 1, यहां से हम लिख सकते हैं इसको कि जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू, यहां से हम मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 को लिख सकते हैं जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू 1, क्योंकि हमें एक एक्सप्रेशन चाहिए था जहां पे मॉड जेड प्लस 1/2 रिक्वायर्ड होगा, उसकी रेंज चाहिए होगी, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ट्राइंगल इनिक्विटी, क्योंकि हमें इनिक्विटी का एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, तो हम लिख सकते हैं मॉड जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 विल बी लेस देन, जब इंडिविजुअली मॉड कर देंगे हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू मॉड जेड प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4, और यहाँ से हम बोल सकते हैं मॉड जेड प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, तो डेफिनेटली यहाँ से सी तो आंसर हो गई, तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया। अब हम बात करते हैं मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, वो हमेशा बड़ा होगा किससे, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड -1 के मॉड से, यहां से हम लिख सकते हैं मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड -1 विल बी लेस देन इक्वल टू 1, यहां से हम देखें तो मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड -1 विल बिकम बिटवीन -1 to 1, तो मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड डेफिनेटली लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो हमेशा ट्रू होता है हमें पता ही है, तो हम फोकस करते हैं इस तरफ वाली इनिक्वलिटी पर, तो मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 2, और इसको हम वापस से लिख सकते हैं कि ये किससे बड़ा होगा मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड, राइट, तो क्या बनेगा मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन -2, इससे सॉल्व करेंगे तो मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज ऑलवेज ट्रू, तो नाउ मूव ऑन टू दिस, तो मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड -2 लेस देन इक्वल टू 0, फैक्टराइज जब इसको करेंगे तो बनेगा मॉड जेड प्लस 1 मॉड जेड -2 लेस देन इक्वल टू 0, इट इज ऑलवेज अगेन पॉजिटिव, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मॉड जेड हमेशा क्या होगा लेस देन इक्वल टू 2, तो बी ऑप्शन इज ऑलवेज ट्रू फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम बात करें 10x/2 प्लस 10z/2 इक्वल टू एक्सप्रेशन गिवन है 2y अपॉन x प्लस y प्लस z, तो जैसा कि हमें फॉर्मूला पता है 10x/2 का फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा बाई s माइनस एक्स प्लस डेल्टा बाई z/2 है तो फॉर्मूला हो जाएगा s माइनस जेड,
इक्वल टू 2i अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2s लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा बाई एस कॉमन आ गया, 2s माइनस एक्स माइनस जेड अपॉन एस माइनस एक्स एस माइनस जेड 2i बाई 2s। तो ये बन गया डेल्टा बाई एस वाई अपॉन एस माइनस एक्स एस माइनस जेड 2y अपॉन 2s। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर y कैंसिल आउट हो गया, s कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बचा डेल्टा बाई एस माइनस एक्स एस माइनस इक्वल टू 1। और हमें एक और फॉर्मूला पता होता है कि 10y बाई 2 इक्वल टू रूट ऑफ एस माइनस एक्स एस माइनस जेड डिवाइड बाई डेल्टा। इसकी वैल्यू हमें कितनी पता है 1, तो यहाँ से हम सिंपली y इक्वल टू बोल सकते हैं पाई बाई 2। तो एंगल y बाई 2 y इक्वल टू पाई बाई 2। ट्राइंगल में अगर एक एंगल y पाई बाई 2 आ गया तो हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस जेड वो एंगल भी कितना होगा पाई बाई 2। इन दोनों एक्सप्रेशन से हम बात कर सकते हैं कि y किसके इक्वल होगा x प्लस जेड। और अगर b सही है तो a रॉन्ग हो जाएगा, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये वाला भी रॉन्ग, क्योंकि एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 0। बात करते हैं अब सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में लिखा है x अपॉन वाई प्लस जेड, एक्स अपॉन वाई प्लस जेड। तो बाय यूजिंग साइन रूल हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स साइन वाई और साइन जेड। हमें दो चीज़ें पता है कि y किसकी इक्वल है पाई बाई 2 एंड x प्लस जेड भी किसकी इक्वल है पाई बाई 2। इन दोनों चीज़ों को अगर यहाँ पे यूज़ करें तो ये बन जाएगा साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा 1 प्लस ये लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स। साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस ऑफ एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इट विल बिकम 10x बाई 2। तो वो हमारे पास ऑप्शन सी राइट। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे मैं दो स्ट्रेट लाइन गिवन है L1 एंड L2 एंड बात करेंगे कि L1 L2 पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। अगर आप L1 एंड L2 को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो सबसे पहली बात करें तो यहाँ पर दोनों लाइन 1 0 1 दोनों लाइन L1 L2 कहाँ से पास हो रही है 1 0 1। एक तो हमारे पास ये पता होना चाहिए कि दोनों लाइन अगर 1 0 1 से पास हुई, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा 1 0 1। तो हमें निकालना अब L विच इज द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2। तो सबसे पहले हमें L1 L2 के बीच में एंगल देखना पड़ेगा। L1 के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास दे रखे हैं 1 -1 और 3, और L2 के दे रखे हैं -3 -1 और 1। L2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या दे रखे हैं -3 -1 और 1 राइट। तो सपोज ये B1 वेक्टर है और दिस इज B2 वेक्टर। तो जब हम एंगल B1 और B2 के बीच में एंगल की बात करेंगे, B1 डिवाइड B2 की बात करेंगे तो इट बिकम पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो एंगल बिटवीन देम इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल तो डायरेक्टली एंगल बाइसेक्टर की बात करेंगे, एंगल बाइसेक्टर की बात करेंगे ऑफ L1 एंड L2। तो वो क्या हो जाएगा B1 कैप प्लस B2 कैप। B1 कैप लिखेंगे अगर हम तो किस तरह से लिखेंगे I माइनस जे प्लस 3k डिवाइड बाई √11 प्लस -3i माइनस जे कैप और प्लस k कैप डिवाइड बाई √11। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -2i कैप -2j कैप और प्लस 4k कैप डिवाइड बाई √11। यहाँ से अगर हमने कॉमन लिया -2 बाई √11 तो हमारे पास आएगा i प्लस जे -2k। तो जब हम L के डायरेक्शन रेशियोज L M और -2 से कंपेयर करें, L M और -2 से कंपेयर करें L के डायरेक्शन रेशियोज से, तो ये दोनों प्रोपोर्शनल होने चाहिए। प्रोपोर्शनल तो यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी L बिकम 1 एंड M बिकम 1। तो L और M की वैल्यू हमारे पास आ गई है। दूसरा मैंने बताया कि 1 0 1 इंटरसेक्शन पॉइंट, तो L लाइन वहाँ से पास आउट होगी, तो हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1, अभी निकाला हमने L1 है, 0 -1 अपॉन 1 इक्वल टू
1 माइनस गामा डिवाइड बाई -2। तो यहां से हम डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और यहां से देख सकते हैं हम गामा की वैल्यू -1, अल्फा 2 गामा -1 एंड एल और एम 1 1। अगर इस सब वैल्यूज का यूज करके हम ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अल्फा माइनस गामा विल बिकम 3 एंड एल प्लस एम इक्वल टू 2, एंड डेफिनेटली अल्फा माइनस गामा 3 है, तो सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा और डी भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हर एक ऑप्शन को अलग से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। x cos x, अगर 0 से 1 है तो मैं cos x से सीरीज ओपन कर सकता हूँ और क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को हटा दूं तो ये कुछ इसको लिख सकते हैं कि हमेशा किससे बड़ा होगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 2, क्योंकि यहाँ पे कुछ पोर्शन प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है नाउ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x cos x हमेशा किससे बड़ा होगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 2, दोनों तरफ इंटीग्रेट करा हमने 0 to 1, तो हम देख सकते हैं 0 to 1 x cos x dx, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 माइनस 1/8 एंड विच बिकम 3/8। तो पहला ऑप्शन ट्रू। सिमिलरली हम बी में एक्सप्रोक्सीमेशन करते हैं, तो बी एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो x sin x, ठीक है, sin x की सीरीज ओपन करते हैं। पहले sin x की सीरीज ओपन करेंगे तो क्या बनेगा x इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स की पावर बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं कि x sin x जो एक्सप्रेशन है कंप्लीट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 बाई 6। अगेन इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 x sin x dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस की पावर 4 बाई 6 dx, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/10। तो सेकंड ऑप्शन इज ऑलवेज ट्रू। बात करते हैं सी ऑप्शन की, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, इसे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एंड सो ऑन। तो क्या हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हमेशा लेस देन एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि उसके आगे वाला एक्सप्रेशन क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं 0 to 1 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू 1/3। अब हम देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है वो 1/3 से हमेशा स्मॉलर है, स्मॉलर तो 1/2 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट बात करते हैं, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स की सीरीज ओपन करेंगे हम यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो फिर से हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स है वो किससे बड़ा होगा हमेशा एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 5/6, क्योंकि आगे टर्म प्लस हो रही है तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर साइन एक्स बड़ा होगा। नाउ 0 to 1 एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 to 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 5/6 dx, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 1/4 माइनस 1/36 विल बिकम 2/9। तो हमारा ऑप्शन डी भी ट्रू होगा। इस सीक्वेंस सीरीज से रिलेट हो रहा है, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, तो वहां से देखते हैं इसको। 3^y1 प्लस 3^y2 प्लस 3^y3 अपॉन 3, हमने क्या इस्तेमाल करें यहाँ पे am ग्रेटर देन इक्वल टू jm, तो ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोडक्ट 3^y1 इंटू 3^y2 इंटू 3^y3 की पावर 1/3। अब हमें पता है कि इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं 3^y1 प्लस y2 प्लस y3, और हमें इसकी वैल्यू पता है, तो 3^y1 3^y2 प्लस 3^y3 बाई 3 बिकम 3 इसकी वैल्यू कितनी है 9 और पावर 1/3 बिकम 27। तो आप देख सकते हैं अगर एक तरफ कांस्टेंट है तो हम यहाँ से इसकी क्या मिल जाएगी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो 3^y1 प्लस 3^y2 प्लस 3^y3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 81, राइट।
सिमिलरली हमें निकालनी है वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ लॉग x1 बेस 3। तो यहाँ पर हमें गिवन है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 9। तो यहाँ भी अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल किया हमने, ये ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोडक्ट x1 x2 x3 रेज टू पावर 1/3। हमें इसकी वैल्यू पता है 9, तो 9/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 x3 रेज टू पावर 1/3। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 27 ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 x3। अगर हम लॉग लें तो लॉग ऑफ 27 बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग ऑफ x1 तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। हमें एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो मैक्सिमम वैल्यू से कितनी आ गई 3। एंड सिमिलरली इसकी इस एक्सप्रेशन क्या चाहिए थी, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए थी। तो मिनिमम वैल्यू लॉग बेस 3 और यह रखेंगे हम 81, तो मिनिमम वैल्यू 4। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे लॉग बेस 2 m क्यूब लॉग बेस 3 m स्क्वायर। इसकी वैल्यू पता है हमें 4, यहाँ रख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो इट बिकम 6 + 2 दैट इज 8। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि दो सीरीज है, एक एपी में है और दूसरा जीपी में है। एक एपी में है और दूसरा जो सीरीज है वो हमारे पास जीपी में है। कॉमन डिफरेंस पहली सीक्वेंस का कितना है 2, और कॉमन रेशियो बात करेंगे हम जीपी के लिए तो कितना दे रखा है 2। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 2 सम लिखा हुआ है, एन टर्म का सम कैसे लिखेंगे n/2। फर्स्ट टर्म गिवन है c, तो 2c + n-1 और d कितना हमारे पास 2, राइट। नेक्स्ट इक्वल टू b1 + b2 + bn सम ऑफ जीपी। सम ऑफ जीपी लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म इनटू 2 n-1/2 -1। इस एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास बनेगा n 2n c + n-1 इक्वल टू c 2n-1। नाउ हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किया। अब यहाँ से सबसे पहले हम c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। c की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी c इक्वल टू 2n n-1 डिवाइड बाई 2n-2n और -1। अब हमने अभी डिस्कस किया कि c जो है हमारे पास कैसा है, एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि c फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस है, तो c कैसा आना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बात करें कि हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2n² - 2n ग्रेटर देन इक्वल टू 2n - 2n -1। तो ये एक्सप्रेशन हो गया 2n² +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻n। अब हमें पता है कि 2n कहीं ना कहीं क्वाड्रिक से बड़ा हो जाएगा, तो वैल्यूज रख के देखना पड़ेगा कहाँ तक ये पॉसिबल है। तो हम वैल्यू रख के देखेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन ट्रू रहेगा वो n < 6 वैल्यूज के लिए रहेगा, मतलब n 1 2 3 4 5 6 तक रहेगा। इसमें से हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां पर c क्या बन जाए, पॉजिटिव इंटीजर बन जाए। तो सभी वैल्यूज को रख कर चेक करेंगे तो एक वैल्यू n = 3 सेटिस्फाई करेगी, जहां पर c = 12 इंटीजर आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज रिजेक्ट हो जाएंगी। तो यहां पर आंसर आएगा c = 12, राइट। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। हमें यहाँ पे fx क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। fx क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हमें एक्सप्रेशन सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो तीनों एंगल्स हैं वो सेम एंगल्स में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे सिंप्लीफाई सबसे छोटा एंगल दिख रहा है वो दिख रहा है πx - π/4। इसको हम t पुट कर लेते हैं, तो πx बिकम t + π/4, t + π/4। fx की वैल्यू जब रखेंगे यहाँ fx में जब चेंज करेंगे हम तो क्या बनेगा 3 - sin πx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बनेगा 2t + π/2 मल्टीप्लाई sin t माइनस sin 3t + 3π/4 + π/4।
तो दिस एक्सप्रेशन बिकम 3 माइनस cos 2t इंटू साइन टी माइनस 3t प्लस पाई, तो पाई प्लस 3t तो प्लस साइन 3t। जब हम cos 2t को भी sin t में कन्वर्ट कर देंगे और sin 3t का फॉर्मूला भी अप्लाई कर देंगे 3 sin t माइनस 4 sin t क्यूब, तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन सॉल्व करके आएगा वो आएगा sin t इंटू 5 माइनस 2 sin स्क्वायर t। नाउ अगर हम मुझे fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमें चाहिए fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम देख सकते हैं कि sin t इंटू 5 माइनस 2 sin स्क्वायर t वो हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट हमें पता है ये तो हमेशा ही कैसा होगा पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए क्या चाहिए sin t कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, sin पाई x माइनस पाई बाई 4 ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें पता है कि x की वैल्यू कहाँ से क्या मूव कर रही है 0 से 2, x की वैल्यू 0 से 2 मूव कर रही है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि पाई x माइनस पाई बाई 4 इसकी वैल्यू मूव करेगी माइनस पाई बाई 4 से 2 पाई माइनस पाई बाई 4। इसके बीच में साइन पॉजिटिव कहाँ होगा, जब ये पॉजिटिव अगर रखना है तो पाई x माइनस पाई बाई 4 वो किसके बीच में होना चाहिए 0 से पाई, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी 1/4 से 5/4। तो यहां से बीटा की वैल्यू रखेंगे हम 5/4 और अल्फा रखेंगे 1/4, तो आंसर बिकम 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ दे रखा है ट्राइंगल PQR, तो यहाँ पे PQR, तो QR मुझे दे रखा है A वेक्टर, RP दे रखा है मुझे B वेक्टर एंड PQ दे रखा है C वेक्टर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल टू कितना गिवन है 0। हमें फाइनली चाहिए A क्रॉस B, तो हमें इस एक्सप्रेशन से C एलिमिनेट कर देते हैं, तो मुझे एक्सप्रेशन रह जाएगा सिर्फ A में और B में, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो A वेक्टर डॉट C की वैल्यू कितनी रखेंगे माइनस A माइनस B माइनस B वेक्टर अपॉन C वेक्टर की वैल्यू यहाँ फिर से रखी हमने माइनस A माइनस B इंटू A माइनस B, मॉड A मुझे गिवन है 3 अपॉन 3 प्लस 4, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लेके हटा देंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा A डॉट A प्लस 2B वेक्टर अपॉन A प्लस B A माइनस B वेक्टर 3/7, तो A डॉट A मॉड A स्क्वायर प्लस 2A डॉट B अपॉन मॉड A स्क्वायर माइनस मॉड B स्क्वायर 3/7। इन सभी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा A डॉट B इक्वल टू आएगा -6, A डॉट B आएगा -6। अब हमें निकालनी है वैल्यू मॉड ऑफ A क्रॉस B का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है मॉड A स्क्वायर मॉड B स्क्वायर माइनस A डॉट B, मॉड A स्क्वायर गिवन इज 9 16 और माइनस 36, सॉल्व करके आएगा 108, तो दिस विल बी आवर आंसर। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17। तो अगर आप क्वेश्चन देखें तो यहाँ हमें चाहिए मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम एफ डैश विच इज रूट्स ऑफ द एफ डैश एंड रूट्स ऑफ एफ डबल डैश। हमें मिनिमम रूट्स चाहिए एफ डैश एक्स एक्सप्रेशन के, तो सबसे पहले हम एफ एक्स को दोबारा से लिखते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और पोलिनोमियल ए नॉट प्लस A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 एक्स क्यूब। अब हमें चाहिए रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स। हमें पता है कि अगर पोलिनोमियल है और रिपीटेड रूट्स हैं तो वो रूट्स एफ डैश के भी होते हैं, तो एक रूट एफ डैश एक्स से क्या होगा -1 और एक रूट क्या होगा 1। साथ ही साथ में अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम अगर एक रूट एफ एक्स का -1 है और एक 1 है तो उसके बीच में भी एक रूट होना कंपलसरी है, तो एक रूट अल्फा भी होगा। अब क्योंकि मुझे एफ डैश के रूट्स मिनिमम रखने हैं तो डेफिनेटली इस पोलिनोमियल का अगर कोई रूट होता है तो रूट को 1 या फिर -1 ही होना पड़ेगा, जिससे कि रूट्स हम एफ डैश के मिनिमम रख पाए, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू रूल्स हम फिर से कोई रूट्स एफ डैश के और मिल जाएंगे। सिमिलरली रूट्स ऑफ एफ डबल डैश एक्स की बात करें अगर हम लोग तो -1 से अल्फा के बीच में एक रूट होगा सपोज C1 और एक रूट होगा अल्फा से 1 के बीच में C2, तो ओवरऑल ऑफ सम ऑफ रूट्स ऑफ एफ डैश एंड डबल डैश कितने होंगे ओवरऑल 5, तो इसका आंसर होगा 5, राइट। नेक्स्ट
नाउ क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस एक्स पावर 1 बाई एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन एक्स पावर ए, और ये अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी अननोन फाइंड आउट करना है तो कहीं ना कहीं में सीरीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, और एक्सप्रेशन को लिखेंगे हम ई रेज़ टू पावर 1 बाई एक्स लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू बाई ए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए 0 प्लस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 1 को कॉमन लिया हमने, तो क्या बचेगा ई रेज़ टू पावर 1 बाई एक्स लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, जो कॉमन लेंगे तो माइनस होगी पावर तो हो जाएगा +1 माइनस 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर ए। अभी हम देखेंगे तो अभी भी यहाँ पे ऊपर 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखेंगे तो सीरीज एक्सपेंशन करेंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ई रेज़ टू पावर -1 ई रेज़ टू पावर 1 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन माइनस +1 और नीचे माइनस बाई एक्स रेज़ टू पावर ए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ई रेज़ टू पावर -1, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा ई रेज़ टू पावर -x बाई 2 एंड सो ऑन -1 डिवाइड बाई एक्स रेज़ टू पावर ए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ई रेज़ टू पावर -1, इस एक्सप्रेशन लिखेंगे तो बनेगा 1 माइनस एक्स बाई 2 माइनस एंड सो ऑन -1 बाई एक्स रेज़ टू पावर ए। तो हम यहाँ से देखेंगे कि अगर इसकी लिमिट को एडजस्ट करना है तो एक्स रेज़ टू पावर जो ऊपर जितनी एक्स की पावर ऊपर होगी उतनी नीचे होना जरूरी है, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया। तो ए इक्वल टू कितना होना पड़ेगा 1, जिससे कि एक्स की पावर दोनों जगह बराबर बनी रह सके। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए इक्वल टू 1। नाउ क्वेश्चन डिस्कशंस के बाद हम लोग अब एनालिसिस करते हैं पेपर का। इस पेपर के एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले इस पेपर में लगभग सभी चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन भी इजी, मीडियम, टफ सब चीज़ों में रखा गया है। और जैसा कि जे एडवांस से पेपर बनाया जाता है, मॉडरेट का वेटेज ऑन अराउंड 50% के आसपास रखा गया है, इजी 30% और 25% लगभग हार्ड की तरफ रखा गया है। हार्ड क्वेश्चन डेफिनेट, ट्रिकी प्लस कैलकुलेशन वाइज बहुत अच्छे हैं। मॉडरेट क्वेश्चन भी, मॉडरेट में ट्रिकीनेस के साथ साथ कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है, जहां बहुत बच्चों ने रॉन्ग रेस्पॉन्सेज भी दिए हैं। तो अगर हम बात करें इसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया तो मेजोरिटी ऑफ चंक आप देखेंगे तो लगभग वो 0 से लेकर 20-30 मार्क्स में ही सारे कवर हो गए। हायर मार्क्स की रेंज की तरफ देखेंगे तो 100-120 के पास बहुत कम स्टूडेंट्स है जहाँ पे वो कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जे एडवांस ट्रिकीनेस होती है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है, कहीं ना कहीं वहाँ बच्चे फंस गए हैं। बट आई होप ये डिस्कशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जे एडवांस में क्वेश्चंस करने के लिए एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ आपकी एक अप्रोच भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप उस टाइम लिमिट में उन चीज़ों को कवर कर सकें। तो ये डिस्कशन सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जेईई मेंस और एडवांस 2025 के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस को रीड करके एनालिसिस करना है, कैलकुलेशन को किस तरह से फास्ट अप्रोच कर सकते हैं, और जो आपको कॉन्सेप्ट है उसको किस तरह से शॉर्टेस्ट वे में अप्लाई कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन एरर्स को बचाएगी और आपके मार्क्स के साथ साथ रैंक को भी बूस्ट करेगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे इस डिस्कशन सीरीज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।